चलिए, आज हम बात करेंगे तकनीकी और ड्रिप इरिगेशन के बादशाह इजराइल के बारे में, जो कि खुद संघर्ष से जूझ रहा है। खेत सूने हैं और फसलें जो है वो सड़ रही हैं। वहीं निर्यात का जो बाजार है वो सिमट कर रह गया है। क्या कभी कृषि के क्षेत्र में दुनिया को रास्ता दिखाने वाला इजराइल आज खुद खाद्य आपातकाल की कगार पर खड़ा है। बहिष्कार और युद्ध ने इजराइल खेती की रीढ़ जो है उसको तोड़ दिया है। तो सबसे पहले खबर देखें तो इजराइल के बीच बहिष्कार के बीच इजरायली कृषि क्षेत्र पतन की कगार पर आ चुका है। जैसे जो इजराइल है उसकी जो खेती है वो काफ़ी पतन की ओर बढ़ रही है, क्योंकि कुछ युद्धों के दौरान उसकी जो खेती है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में आ चुकी है। इजरायली जो फल हैं उत्पादकों ने उद्योगों के पतन के कगार पर होने की जो आशंका है वो जताई है, क्योंकि बेल्जियम, आयरलैंड और ब्रिटेन के प्रमुख यूरोपीय खुदरा जो विक्रेता हैं उन्होंने ऑर्डर देने से जो है वो मना कर दिया है, ऑर्डर जो है उनको रोक दिया है, जिससे गाजा युद्ध को लेकर उपभोक्ता और नेतृत्व वाले जो बहिष्कार और जो नैतिक चिंताएं हैं उनका जो कारण है वो टन भर आम और खट्टे फल सड़ने के लिए छोड़ दिए गए हैं, जो कि एक बड़ा संकट है इजराइल के लिए। यह जो क्षेत्र है वो गाजा के प्राथमिक खरीदार के रूप में खो जाने और लगातार हौथी समुद्री नाकाबंदी के कारण उत्पन्न वित्तीय बर्बादी के भयानक संकट का सामना कर रहा है, जिसने शिपिंग मार्गों को बदलने के लिए मजबूर किया है, जिससे फलों की गुणवत्ता में गिरावट आई है और एशियाई बाजारों में डिलीवरी का जो समय है वो 3 गुना हो जाता है। अब अगर हम इसके खबर के जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मजदूरों की जो कमी है वो कैसे आई है, यानी कि मजदूरों की जो भारी कमी है उसका कारण क्या है। तो इजरायली जो कृषि है उसके क्षेत्र में मजदूरों की जो कमी है एक गंभीर जो संकट है वो बनकर उभरी है। जैसे फिलिस्तीनी मजदूरों पर जो प्रतिबंध है वो लग चुका है। अक्टूबर 2023 के युद्ध के बाद से इजरायल ने सुरक्षा कारणों से लगभग 1.5 लाख से अधिक फिलिस्तीनी श्रमिकों के वर्क परमिट जो हैं उनको रद्द कर दिए थे। इनमें से एक बड़ी जो संख्या है वो कृषि क्षेत्र में काम करती थी, जिनकी जगह अब खाली है। विदेशी श्रमिकों के अगर पलायन की बात करें तो युद्ध शुरू होने के बाद थाईलैंड जैसे देशों से आए लगभग 10,000 विदेशी श्रमिक अपनी सुरक्षा से डर के देश छोड़ चुके हैं, और पहले इजरायली क्षेत्रों में करीब 30,000 विदेशी जो हैं वो मजदूर कार्यरत थे। इजरायली रिजर्व सैनिकों की तैनाती की बात करें तो इजराइल के अपने बड़े कई नागरिक जो खेती या पैकिंग हाउस में काम करते थे अब सेना के रिजर्व बल के रूप में युद्ध में तैनात हैं। भारत और श्रीलंका से भर्ती की बात करें तो इस कमी को पूरा करने के लिए इजराइल सरकार ने भारत और श्रीलंका जैसे देशों के साथ समझौते किए हैं। जनवरी 2026 तक हजारों भारतीय जो श्रमिक हैं वो इजराइल पहुंच चुके हैं, जिन्हें एक लाख जो प्रति माह तक का जो वेतन है वो दिया जा रहा है। हालांकि कौशल की कमी और भाषा की बाधाओं के कारण कुछ श्रमिकों को वापस भी भेज दिया गया है। फसलों की बर्बादी की बात करें तो फसलों की कमी का सीधा असर उत्पादन पर पड़ रहा है, और फल और सब्जियां तोड़ने वाले श्रमिक न होने के कारण टन के हिसाब से फसलें हैं वो पेड़ों पर ही सड़ रही हैं। कुछ किसानों ने अपनी 80% तक फसल खोने का दावा भी किया है। नई कोटा प्रणाली की बात करें 2026 तो संकट से निपटने के लिए इजरायली सरकार ने 92,000 विदेशी श्रमिकों का नया कोटा मंजूर किया है, जिनमें से 70% कोटा लगभग 64,000 विशेष रूप से कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। यह कमी न केवल उत्पादन को प्रभावित कर रही है बल्कि इजराइल के भीतर खाद्य सुरक्षा के लिए भी खतरा पैदा कर रही है, जिससे फलों और सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं। अब बात करें हम उत्पादन में जो गिरावट है उसके कारण क्या हैं। तो नवीनतम जो रिपोर्ट्स हैं उनके अनुसार हम देखें तो इजराइल की कृषि उत्पादन में आई गिरावट एक बड़े संकट में बदल गई है। जैसे कुल उत्पादन में भारी कमी जो देखी गई है। युद्ध से पहले 6 महीनों के भीतर ही घरेलू कृषि उत्पादन में लगभग 25% की गिरावट दर्ज की गई थी,
गाजा और लेबनान सीमा के पास स्थित क्षेत्रों जिसे इजराइल का वेजिटेबल पिच कहा जाता है में उत्पादन का जो नुकसान है वो 70% पहुंच गया है। फसलों के अगर सड़ने की बात करें तो मजदूरों की कमी के कारण कटाई न हो पाने से 2024 में ही लगभग 26 लाख टन भोजन बर्बाद हुआ है, जो इजराइल के कुल खाद्य उत्पादन का 39% है। सितंबर 2025 में गैलीली जैसे क्षेत्रों में आम के बागानों में टन के हिसाब से फल पेड़ों पर ही सड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है तोड़ा नहीं जा रहा है श्रमिकों की कमी के कारण। श्रमिकों की कमी के कारण उन्हें तोड़ा नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से वो फल जो है वो पेड़ों पर ही सड़ रहे हैं। अब बात करें हम निर्यात पर पतन के बारे में, निर्यात के पतन के बारे में, तो 2026 की शुरुआत तक इजरायली फलों विशेषकर आम और खट्टे फल के निर्यात में भारी गिरावट आई है और यूरोपीय खरीदार और सुपरमार्केट जैसे जर्मनी के एलडी और ब्रिटेन के कोऑप अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार के कारण इजरायली उत्पादन के ऑर्डर जो है वो रद्द कर रहे हैं। आयात पर बढ़ती जो निर्भरता है उसकी बात करें तो स्थानीय उत्पादन गिरने के कारण इजरायल को अपनी ज़रूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होना पड़ रहा है। 2024 में फलों और सब्जियों के आयात में 13% की वृद्धि हुई, जिसमें नीदरलैंड से प्याज 111% वृद्धि और चीन में लहसुन 30% वृद्धि प्रमुख थे। अब बात करें कीमतों में अगर उछाल के बारे में, तो उत्पादन घटने से घरेलू बाजार में सब्जियों की कीमतें 18% और कुल खाद्य कीमतों में 12% तक की जो वृद्धि है वो देखी गई है। खेती योग्य भूमि के नुकसान की बात करें तो युद्ध और सैन्य गतिविधियों के कारण सीमावर्ती इलाकों की लगभग 80% खेती करीब 1,78,000 डूनम क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे भविष्य में उत्पादन बहाली चुनौतीपूर्ण हो गई है। यह गिरावट एक केवल मौसमी कमी नहीं है, बल्कि इजराइल के दशकों पुराने खाद्य सुरक्षा ढांचे के लिए एक बड़ा खतरा बन गई है। अब बात करें हम आर्थिक नुकसान और पतन के खतरे के बारे में, तो इजरायली कृषि क्षेत्र के लिए 26 तक आर्थिक स्थिति अत्यंत नाजुक हो चुकी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह क्षेत्र अब केवल संकट में ही नहीं बल्कि पतन के कगार पर भी है। जैसे अरबों का जो घाटा है उसकी बात करें तो इजरायली कृषि मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 से अब तक कृषि क्षेत्र में 2.5 बिलियन शेकेल लगभग $675 बिलियन से अधिक का सीधा नुकसान हो चुका है। इसमें नष्ट हुई फसलें जो हैं कुछ क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा और निर्यात का नुकसान शामिल है। निर्यात बाजार के अगर टूटने की बात करें तो इजराइल के कृषि निर्यात का एक बड़ा हिस्सा यूरोप जाता था। अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार और लॉजिस्टिक्स जो समस्याएं हैं उनके कारण निर्माण में 20 से 30% तक की गिरावट आई है और कई इजरायली कृषि ब्रांडों को वैश्विक बाजारों में ब्लैकलिस्ट का सामना करना पड़ रहा है। निवेश में कमी की बात करें तो अनिश्चितता के कारण कृषि तकनीकी स्टार्टअप्स में निवेश सूख गया है और इजरायल जो कभी दुनिया को सिंचाई और बीज तकनीक बेचता था, आज अपने ही घरेलू ढांचे को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। बीमा और मुआवजे के बोझ की बात करें तो सरकार पर किसानों को मुआवजा देने का भारी दबाव है और सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे कि गाजा और लेबनान सीमा के लगभग 80% किसानों ने दावा किया है कि सरकारी सहायता उनकी लागत निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऋण जाल की बात करें तो उत्पादन ठप होने और आयात बंद होने के कारण हजारों छोटे और मध्यम वर्ग के जो किसान हैं उन्होंने बैंकों के कर्ज के नीचे दब गए हैं और यदि 2026 के मध्य तक स्थिति नहीं सुधरती तो बड़ी संख्या में फार्म हाउस दिवालिया घोषित हो सकते हैं। ऋण अब बात करें हम भविष्य खतरे की, तो यदि इजराइल का कृषि आधार नष्ट होता है तो उसे अपनी खाद्य जरूरतों के लिए 100% आयात पर निर्भर होना पड़ेगा। यह न केवल आर्थिक बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। आर्थिक विशेषज्ञों की चेतावनी है कि अगर सरकार ने तुरंत कोई बड़ा जो ब्लैकआउट पैकेज नहीं दिया तो इजराइल की आत्मनिर्भर कृषि प्रणाली इतिहास बन सकती है।
अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार के बारे में बात करें बॉयकॉट के, तो अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार इंटरनेशनल बॉयकॉट किसी देश, संगठन या व्यक्ति के खिलाफ आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका है। इसमें किसी विशेष देश के उत्पादन या सेवाओं को खरीदने से इनकार करना शामिल होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार विभिन्न कारणों से किया जाता है, जैसे कि राजनीतिक उद्देश्य की बात करें तो किसी देश की नीतियों या कार्यों का विरोध करना। मानवाधिकारों की बात करें तो किसी देश में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर आपत्ति जताना। पर्यावरणीय चिंता की बात करें तो किसी देश की पर्यावरणीय प्रथाओं का विरोध करना। और आर्थिक कारण की बात करें तो किसी देश के व्यापार नीतियों या प्रथाओं का विरोध करना। अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार के प्रभाव अलग अलग हो सकते हैं। वे लक्षित देश पर आर्थिक दबाव डाल सकते हैं जिससे उनकी अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वे राजनीतिक बदलाव लाने में भी भूमिका निभा सकते हैं या कम से कम अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि बहिष्कार के अनपेक्षित परिणाम भी हो सकते हैं और ये हमेशा प्रभावी नहीं होते। स्वसेवकों पर निर्भरता की बात करें तो इजरायली कृषि क्षेत्र में मजदूरों के पलायन के बाद स्वयंसेवक ही इस समय खेती को बचाने की आखिरी उम्मीद बने हुए हैं। जैसे उस स्थिति के अनुसार अगर उनकी निर्भरता के प्रमुख पहलुओं की बात करें तो नागरिक एकजुटता। अब जब हजारों विदेशी और फिलिस्तीनी मजदूर चले गए तो इजराइल के आम नागरिकों, जिनमें छात्र, सेनावृत्ति लोग और हार्ट अटैक कर्मचारी शामिल हैं, इन सब ने खेतों का जो रुख है, खेतों की ओर जो रुख है वो कर लिया है। और लीग्ड इजराइल और चैड जैसे संगठनों ने लाखों जो स्वसेवक हैं उनको खेतों तक पहुंचाया है। सैन्य और स्कूली भागीदारी की बात करें तो स्कूलों और कॉलेज ने अपनी जो कक्षाएं हैं वो निलंबित कर छात्रों को फसलों की कटाई में मदद करने के लिए भेजा है। यहाँ तक कि सेना के उन सैनिकों को भी खेती के काम में लगाया गया है जो सीधे युद्ध क्षेत्र में तैनात नहीं है। अस्थायी समाधान और स्थायी समाधान की बात करें तो विशेषज्ञों का मानना है कि स्वयंसेवकों पर निर्भरता केवल एक स्टॉक गैप व्यवस्था है। स्वयंसेवक पेशेवर मजदूरों की तरह कुशल नहीं होते, जिससे फसलों की जो तुड़ाई है उसमें देरी होती है और फसलों की गुणवत्ता प्रभावित होती है। आर्थिक सीमाओं की बात करें तो स्वयंसेवक मुफ्त में काम करते हैं, लेकिन उनके परिवहन, भोजन और रहने की व्यवस्था करना किसानों के लिए एक अतिरिक्त खर्च और सिरदर्द बन गया है। बिना पेशेवर अनुभव के वे भारी मशीनों या जटिल कृषि कार्यों को नहीं संभाल सकते। बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक की तो दुनिया भर से विशेषकर अमेरिका और यूरोप से कई यहूदी समुदाय के लोग कृषि पर्यटन के तहत इजराइल आ रहे हैं ताकि संकट के समय में खेती में मदद जो है वो कर सकें। निर्यात में ऐतिहासिक जो गिरावट है उसकी बात करें तो इजराइल का कृषि निर्यात क्षेत्र एक ऐतिहासिक गिरावट का सामना कर रहा है, जिसे उद्योग विशेषज्ञ पतन कह रहे हैं। इस गिरावट के मुख्य पहलुओं की बात करें तो प्रमुख निर्यात बाजार का इनकार करना। इजराइल के सार्वजनिक प्रसारण कैन 11 की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार यूरोपीय बाजार अब इजरायली फलों विशेषकर आम और खट्टे फल को स्वीकार करने से बच रहा है। खरीदार केवल तभी इजरायली उत्पादन ले रहे हैं जब उनके पास कोई अन्य विकल्प उपलब्ध नहीं है। यूरोपीय देशों के बहिष्कार की बात करें तो बेल्जियम, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के प्रमुख खुदरा विक्रेताओं ने इजरायल उत्पादन के ऑर्डर बंद कर दिए हैं। और जर्मनी में अल्डी जैसे सुपरमार्केट में उपभोक्ता प्रतिक्रिया और नैतिक चिंताओं के कारण चुपचाप इजरायली सामानों की खरीद रोक दी है। परिवहन लागत और गुणवत्ता में गिरावट की बात करें तो लाल सागर में शिपिंग बाधाओं के कारण एशियाई बाजारों तक पहुंचने के लिए नए और लंबे समुद्री मार्गों का उपयोग करना पड़ रहा है। इससे डिलीवरी का जो समय है वो 3 गुना बढ़ गया है, जिससे ताजे फलों की गुणवत्ता खराब हो रही है और लॉजिस्टिक्स लागत में भारी वृद्धि हुई है। आंकड़ों में गिरावट की बात करें तो जैसे सबसे पहले हम बात करें आम की बर्बादी के बारे में तो सितंबर 2025 में गैलीली क्षेत्र के किसानों ने फसल न बिकने के कारण पेड़ों पर ही फल सड़ने के लिए छोड़ दिए थे।
एक किसान के अनुसार 1200 टन आम में से लगभग 700 टन जमीन पर गिरकर बर्बाद हो गए हैं। बाजार हिस्सेदारी के नुकसान की बात करें, इजराइल के कुल आम उत्पादन का 30% निर्यात होता था, जिसमें अब भारी कमी आई है। गाजा का बाजार जो कुल कृषि का 15% था, पूरी तरह बंद हो चुका है। व्यापार में घाटे की वृद्धि की बात करें तो इजराइल का जो व्यापार है वो घाटा 2025 में लगभग 20% तक बढ़ गया है, क्योंकि निर्यात स्थित है और यह गिर रहा है, जबकि घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयात बढ़ाया गया है। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजरायली उत्पादन की छवि इतनी खराब हो चुकी है कि इसके निकट भविष्य में सुधरने की संभावना बहुत कम है। अगर फसलों की बर्बादी की बात करें, जैसे इनके कारण क्या है प्रमुख, तो कटाई से पहले और दौरान, कटाई के दौरान और बाद में फसलें विभिन्न कारणों से बर्बाद हुई हैं। जैसे फसलों की बर्बादी के जो मुख्य कारण हैं उनमें शामिल है मौसम की चरम घटनाएं, बाढ़, सूखा, अत्यधिक गर्मी, ठंड और कीटों का प्रकोप फसलों को नष्ट कर सकता है। कीट और रोग की बात करें तो कीट और बीमारियां फसलों को नुकसान पहुंचाकर उनकी गुणवत्ता और मात्रा कम कर सकती हैं। अनुचित कटाई तकनीक की बात करें तो गलत समय पर या अनुचित उपकरणों का उपयोग करने से कटाई के दौरान फसलें खराब हो सकती हैं। भंडारण की समस्या की बात करें तो अपर्याप्त या अनुचित भंडारण सुविधाओं के कारण फसलें खराब हो सकती हैं, और उच्च आर्द्रता, तापमान और कीटों का जो हमला है वो भंडारण के दौरान बर्बादी के मुख्य कारण है। परिवहन और वितरण की बात करें तो कटाई के बाद परिवहन के दौरान खराब प्रबंधन या देरी से फसलें खराब हो सकती हैं। बाजार की मांग और मूल्य की बात करें तो कभी कभी बाजार की मांग कम होने या मूल्य कम होने के कारण किसान फसलों की कटाई नहीं करते, जिससे वे खेतों में ही बर्बाद हो जाती हैं। गुणवत्ता के मानक की बात करें तो सख्त गुणवत्ता मानकों के कारण कुछ फसलें अस्वीकार कर दी जाती हैं, भले ही वे खाने योग्य हों या न हों। फसलों की बर्बादी के प्रभाव की बात करें तो आर्थिक नुकसान काफ़ी हैं, जैसे किसानों और कृषि उद्योगों को भारी नुकसान जो है आर्थिक, उसका सामना करना पड़ता है। खाद्य सुरक्षा की बात करें तो भोजन की उपलब्धता कम हो जाती है, जिससे खाद्य असुरक्षा बढ़ सकती है। पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो बर्बाद होने वाली फसलें मीथेन गैस का उत्सर्जन करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है। संसाधनों की बर्बादी की बात करें तो भूमि, पानी, ऊर्जा और श्रम जैसे संसाधनों का उपयोग बर्बाद हो जाता है। फसलों की बर्बादी को कम करने के लिए बेहतर कृषि पद्धतियां, कुशल कटाई और भंडारण तकनीकों, बेहतर परिवहन और वितरण प्रणालियों, वहीं उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता है। तुर्की का पूर्ण जो व्यापार प्रतिबंध है उसकी बात करें तो 2024 में शुरू हुआ तुर्की का पूर्ण व्यापार प्रतिबंध जनवरी 2026 तक इजरायली कृषि और अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका बना हुआ है। इससे जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं और जो प्रभाव है उनकी बात करें तो व्यापार पर पूर्ण जो रोक है वो लगा दी गई है। तुर्की के व्यापार मंत्रालय ने गाजा में मानवीय सहायता की निर्बाध आपूर्ति होने तक इजरायल के साथ सभी प्रकार के आयात और निर्यात, लगभग $7 बिलियन का वार्षिक व्यापार को पूरी तरह से निलंबित कर रखा है। कृषि क्षेत्र पर गहरे असर की बात करें तो इजरायल अपनी ज़रूरतों का एक बड़ा हिस्सा तुर्की से आयात करता था। इस प्रतिबंध के कारण इजरायल में टमाटर, जैतून का तेल और अन्य सब्जियों की भारी कमी हो गई है, जिससे कि घरेलू बाजारों में इनकी कीमतें 50 से 100% तक बढ़ गई हैं। निर्माण सामग्री के अगर संकट की बात करें तो कृषि के साथ साथ तुर्की इजरायल को लोहा, स्टील और सीमेंट का प्रमुख आपूर्तिकर्ता था। इन सामग्रियों की कमी ने कृषि बुनियादी ढांचे जैसे कि ग्रीन हाउस और शेड के निर्माण को भी महंगा बना दिया है। तीसरे देशों के माध्यम से व्यापार की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायल इस प्रतिबंध को दरकिनार करने के लिए ग्रीस और बुल्गारिया जैसे तीसरे देशों के माध्यम से तुर्की का माल मंगाने की कोशिश कर रहा है, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत और अंतिम उत्पादन की कीमत काफ़ी बढ़ गई है। रणनीतिक बदलाव की बात करें तो तुर्की के इस कड़े रुख ने इजरायल को अपने व्यापारिक भागीदार को बदलने पर मजबूर कर दिया है। इजरायल अब तुर्की के विकल्प के रूप में ग्रीस, साइप्रस और भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को तेजी से बढ़ा रहा है।
अब बात करें भारत से श्रमिकों के जो आयात है उसके बारे में, तो इजराइल के कृषि और निर्यात क्षेत्र को ढहने से बचाने के लिए भारत से श्रमिकों का आयात एक रणनीतिक समाधान के रूप में उभरा है। जैसे G2G समझौते की बात करें तो भारत और इजराइल सरकार के बीच हुए विशेष समझौते के तहत हजारों भारतीय श्रमिकों को इजराइल भेजा जा रहा है। इसका उद्देश्य उन फिलिस्तीनी मजदूरों की कमी को पूरा करना है जिनके वर्क परमिट रद्द कर दिए गए हैं। आकर्षण, वेतन और सुविधाओं की बात करें तो भारतीय श्रमिकों को इजराइल से लगभग 1.3 लाख से 1.90 लाख तक प्रति माह का जो वेतन है वो दिया जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें चिकित्सा बीमा, रहने की सुविधा भी प्रदान की जा रही है, जो भारत में मिलने वाले औसतन कृषि वेतनों से कहीं अधिक है। कुशल परीक्षण और भर्ती की बात करें तो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे राज्यों में विशेष भर्ती अभियान चलाए गए हैं। जनवरी 2026 तक भारत से लगभग 15,000 से अधिक श्रमिक इजराइल पहुंच चुके हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा सीधे कृषि फार्म में काम कर रहा है। चुनौतियों और भाषा की बाधा की बात करें तो शुरुआत में भारतीय श्रमिकों को इजराइल की आधुनिक खेती की तकनीकों और इब्रानी भाषा समझने में समस्या आई थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कौशल की कमी के कारण कुछ श्रमिकों को वापस भी भेज दिया गया है, जिसके बाद अब भारत में ही उन्हें प्री डिपार्टनर जो ट्रेनिंग है वो दी जा रही है। सुरक्षा चिंताओं की बात करें तो भारत में कई श्रमिक संगठनों और विपक्षी दलों ने युद्ध प्रभावित क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को भेजने पर सुरक्षा जो है वो जताई है। हालांकि इजराइल सरकार ने आश्वासन दिया है कि इन श्रमिकों को सुरक्षित क्षेत्रों में ही तैनात किया गया है। इजराइल के लिए महत्व की बात करें तो इजरायली किसानों के लिए भारतीय मजदूर अब लाइफलाइन बन गए हैं। इनके लिए 26 की सर्दियों की फसलों की कटाई करना लगभग असंभव होता। यह कदम न केवल इजराइल की कृषि अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहा है, बल्कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को एक नए स्तर पर ले गया है। अब बात करें शिपिंग और लॉजिस्टिक जो चुनौतियां हैं उनके बारे में, तो कृषि क्षेत्र में सामने शिपिंग और लॉजिस्टिक्स जो चुनौतियां हैं वो एक गंभीर संकट बन गई हैं। जैसे चुनौतियों से जुड़े कुछ मुख्य बिंदु हैं उनकी बात करें तो लाल सागर का संकट। यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में व्यापारिक जहाजों पर लगातार हमलों के कारण प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने इस मार्ग से दूरी बना रखी है। सुएज नहर से होकर गुजरने वाला यह रास्ता एशिया से यूरोप तक का सबसे छोटा मार्ग था। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते लंबा सफर की बात करें तो लाल सागर से बचने के लिए जहाजों को अब अफ्रीका के कैप ऑफ गुड होप के चारों ओर से लंबा रास्ता लेना पड़ता है। इस चक्कर से यात्रा 10 से 14 दिन का अतिरिक्त समय लगता है और ईंधन की खपत लगभग 40% बढ़ गई है। ताजे कृषि उत्पादन के लिए यह देरी गुणवत्ता और ताजगी को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। माल ढुलाई और सीमा लागत में भारी जो वृद्धि है उसकी बात करें तो माल ढुलाई में दरों की बात करें तो वैश्विक शिपिंग लागत में भारी वृद्धि हुई है, क्योंकि लंबे मार्गों के कारण जहाज़ों की उपलब्धता कम हो गई है। बीमा प्रीमियम की बात करें तो युद्ध जोखिमों वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए युद्ध जोखिम बीमा प्रीमियम आसमान छू गया है, जिससे प्रत्येक शिपमेंट की लागत में लाखों डॉलर का इजाफा हुआ है। बंदरगाहों पर अगर व्यवधान की बात करें तो इजराइल के प्रमुख बंदरगाहों जैसे कि अशदोद और हाइफा को भी मिसाइल खतरों के कारण देरी और भीड़भाड़ का सामना करना पड़ा है। इससे माल उतारने और चढ़ाने में समय लगता है। भूमि मार्गों की रुकावट की बात करें तो जॉर्डन और मिस्र के साथ भूमि सीमा पारगमन सुरक्षा कारणों से बाधित या प्रतिबंधित हो गई है, जिससे सीमा पार माल की आवाजाही और जटिल हो गई है। खाद्य सुरक्षा और प्रभाव की बात करें तो इन लॉजिस्टिक्स चुनौतियों ने कारण आयात और निर्यात दोनों प्रभावित हुए हैं। घरेलू आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान ने खाद्य मुद्रास्फीति को बढ़ाया है और देश की खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है। हवाई माल ढुलाई पर अगर दबाव की बात करें तो समुद्री मार्गों की समस्याओं के कारण हवाई माल ढुलाई पर दबाव बढ़ा है, लेकिन यह भी उच्च लागत और सुरक्षा उपायों के कारण प्रभावित हुआ है। अब बात करें खाद्य सुरक्षा और संकट के बारे में
इजराइल अपनी स्थापना के बाद से सबसे गंभीर खाद्य सुरक्षा संकट का सामना कर रहा है। इजराइल अपनी कैलोरी की जरूरत का 80% से अधिक हिस्सा आयात करता है और वर्तमान परिस्थितियों ने इस आपूर्ति श्रृंखला को हिलाकर रख दिया है। जैसे कुछ संकट के मुख्य कारण हैं और जो प्रभाव हैं उनकी बात करें तो घरेलू उत्पादन में गिरावट। गाजा और लेबनान सीमा के पास स्थित क्षेत्र जिन्हें इजराइल की खाद्य टोकरी कहा जाता है अब युद्ध के कारण खाली पड़े हैं। इजराइल की 75% सब्जियां और 20% फल इन्हीं क्षेत्रों में से आते थे जिनका उत्पादन अब न्यूनतम स्तर पर है। बहिष्कार और आयात बाधा की बात करें तो तुर्की जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं द्वारा व्यापार प्रतिबंध और यूरोपीय देशों में इजरायली उत्पादन के बहिष्कार ने संकट को बढ़ा दिया है और आपूर्ति कम होने के कारण बाजार में टमाटर और अन्य बुनियादी सब्जियों की कीमतें 100% से अधिक बढ़ गई हैं। लाल सागर पर अगर अवरोध की बात करें तो शिपिंग रूट बदलने और लॉजिस्टिक्स देरी के कारण खाद्यान्न जैसे कि गेहूं और चावल का जो आयात है वो बहुत महंगा हो गया है। जहाज़ों को अफ्रीका का चक्कर लगाकर आना पड़ रहा है जिससे डिलीवरी में देरी और लागत में वृद्धि हुई है। रणनीतिक भंडार की बात करें तो भंडार पर दबाव की बात करें तो इजराइल सरकार को अपनी जनता की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपनी आपातकालीन खाद्य भंडार का उपयोग करना पड़ रहा है। विशेषज्ञों की चेतावनी है कि यदि युद्ध और बहिष्कार लंबे समय तक जारी रहता है तो यह भंडार समाप्त हो सकता है। पोषण तत्वों की कमी की बात करें तो ताजे उत्पादों जैसे फल और सब्जी, दूध की कमी और बढ़ती कीमतों के कारण निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए संतुलित आहार लेना मुश्किल हो गया है। इस पर सरकार के अगर कदम की बात करें तो इजराइल अब भारत और अन्य एशियाई देशों से अनाज और श्रमिकों का आयात कर स्थिति को संभालने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि आत्मनिर्भरता के बिना यह संकट बना रहेगा। अब बात करें लास्ट पॉइंट के बारे में जो कि है सरकारी हस्तक्षेप की मांग। तो इजराइल के कृषि क्षेत्र को पूरी तरह नष्ट होने से बचाने के लिए किसान संगठनों और आर्थिक विशेषज्ञों ने सरकार से आपातकालीन हस्तक्षेप की मांग तेज कर दी है। जैसे बड़े वित्तीय पैकेज की मांग वो कर रहे हैं। किसान संघों का कहना है कि अब तक दी गई सरकारी सहायता केवल बैंड एंड जैसी हैं। उन्होंने सरकार के अरबों जो साइकिल हैं उनके प्रत्यक्ष वित्तीय पैकेज की मांग की है ताकि वे अपने खर्च चुका सकें और अगली फसल की जो बुवाई है वो भी कर सकें। श्रमिकों की सब्सिडी की बात करें तो भारत और अन्य देशों से आ रहे विदेशी श्रमिकों के लिए लगने वाले भारी टैक्स और लेवी को माफ करने की मांग की जा रही है। किसानों का कहना है कि ऊंचे वेतन के साथ सरकारी टैक्स चुकाना उनके लिए आर्थिक रूप से असंभव होता जा रहा है। क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत की बात करें तो लेबनान और गाजा सीमा के पास स्थित हजारों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र और ग्रीन हाउस युद्ध में नष्ट हो चुके हैं। किसानों की मांग है कि सरकार युद्ध बीमा के तहत इनके पुनर्निर्माण के लिए तुरंत फंड जारी करे। निर्यात सुरक्षा कोष की बात करें एक्सपोर्ट प्रोटेक्शन फंड की तो अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार के कारण जिन निर्यातकों को भारी नुकसान हुआ है उनके लिए एक विशेष सुरक्षा कोष बनाने की मांग की गई है ताकि वे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा बनी रह सके। आयात शुल्क में कटौती की बात करें तो खाद्य सुरक्षा बनाए रखने के लिए किसानों ने सरकार से उर्वरक, कीटनाशक और कृषि उपकरणों पर आयात जो शुल्क है वो खत्म करने का आग्रह किया है, क्योंकि तुर्की के प्रतिबंध के बाद से ये चीज़ें 40 से 50% महंगी हो गई हैं। दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा नीति की बात करें तो विशेषज्ञों ने सरकार से मांग की है कि यह आयात पर निर्भरता कम करने के लिए एक नई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना बनाए जिसमें स्थानीय किसानों को फसल उगाने के लिए निश्चित न्यूनतम लाभ का प्रावधान हो। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि यदि 2026 की पहली तिमाही तक सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो कई पीढ़ियों से चली आ रही फार्म स्थायी रूप से बंद हो जाएंगी। इसके अगर निष्कर्ष की बात करें तो कृषि एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किसी देश की खाद्य सुरक्षा और अर्थव्यवस्था में योगदान देता है। इसमें फसल उगाना, पशुधन का पालन करना और अन्य संबंधित गतिविधियों को शामिल किया गया है।
कृषि पद्धतियों को विभिन्न कारकों से प्रभावित किया जा सकता है, जैसे कि सरकारी नीतियों, व्यापार संबंध और श्रम उपलब्धता। इन कारकों का कृषि क्षेत्र में के प्रदर्शन और किसी देश की आयात पर निर्भरता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।